चलिए प्रश्नोत्तरी के अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन में क्वेश्चन हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नोट करने हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो नहीं पढ़ने हैं वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो देखिए, ये स्टेटमेंट ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह कथन किसका है, या ये जो रचना है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे भी जो सिलेबस आप लोगों का है, आज डिटेल सिलेबस आप लोगों के ग्रुप में आ ही गया है और आपने देखा ही होगा। तो उसमें वहाँ पर तो आयोग ने कुछ विशेष कवियों के नाम, लेखकों के नाम लिखे हुए हैं, आपने उनके बारे में ही पढ़ना है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उनके बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, उनके अलावा भी आप लोग अन्य जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, ये आप लोग ज़रूर नोट करें। ये हिंदी का प्रश्न तो नहीं है, ये इतिहास का प्रश्न बनता है आपका। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों को मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, नोट कर लीजिएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत या शुभारंभ क्यों किया गया? ठीक है, तो लिख लीजिएगा विक्रम संवत और शक संवत, इनके बारे में पढ़िएगा आप लोग। ये इतिहास का प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है, जो नोट्स आपको इतिहास के भेजता हूँ उसमें भी आया नहीं है ये, अभी तो हम प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं, आगे को बढ़ते रहेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये तो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट नहीं करिएगा, ये आप कर चुके हैं कल। फिर वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, ये भी हम लिख चुके थे, चंद्रबरदाई। कौन सी रचना इनकी बहुत फेमस है? तो पृथ्वीराज रासो, जो भी मूवी भी आई है हाल ही में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उन पर इन्होंने लिखी है। अच्छा, एक प्रश्न ऐतिहासिक बनता है या इतिहास का प्रश्न बनता है, वो पृथ्वीराज चौहान जिन पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो रचना लिखी थी, वो कौन से थे? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो याद रखना है कि वो पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता आपके लिए। अज्ञेय के सारे स्टेटमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अज्ञेय के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ये भी आप लोगों का होमवर्क रहता है एक, अज्ञेय के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, कि किस युग के ये लेखक या कवि हैं। फिर लिखिए शिव शंभू के चिट्ठे, इसके रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, शिवा बावनी, ये लिख लीजिए इसको, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण। शून्य की खोज किसने की? बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ये हिंदी का प्रश्न तो नहीं है आप लोगों के लिए, इतिहास का प्रश्न बन जाता है, लेकिन आर्यभट्ट ने की थी। ये तो जानकारी आप लोगों को होगी ही ना कि शून्य की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो एक और चीज़ ध्यान दो, जब आप प्रश्न उत्तर करते हो, जैसे मैं भी आपको करा रहा हूँ या कहीं से भी करते हो, तो जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता होते हैं तो उनको नोट मत किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? अब ये तो इतना तो डीप आपसे पूछेगा नहीं, ये तो साहित्य का, अगर कोई एलटी का लेक्चर का एग्जाम दे रहा वहीं पर आपका आएगा, यहाँ पर रहने दीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये प्रश्न गलत है। हाँ, ये बोल रहा कि कितनी भाषाओं को राजभाषा तो एक ही है, हिंदी। समझ में आ रहा है? ये गलत बोल दिया इसने। कितनी भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये प्रश्न तब आपका सही बनता। तो कितनी प्रादेशिक भाषाएं आप जानती हैं? 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। ये देखो प्रश्न आ गया आप लोगों का, ये आप लोगों को मैंने लिखवा रखा है और स्पेशली नोट करने के लिए भी कहा था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि ये चारों जो भाषाएं हैं किस वर्ष और किस
अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ी गई, यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, बताओ। सर 2003 में 92वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ पर ही जोड़ी गई थी। गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, देखो ये भी पढ़ा रखा आप लोगों को मैंने, है ना। भारत मतलब केंद्र, केंद्र मतलब संघ की राजभाषा किस में है, बताओ अनुच्छेद कौन सा है वो। अनुच्छेद 343, याद है ना। 43 याद है। फिर है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई परीक्षाओं में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। संसद से सड़क तक क्या है, काव्य है एक, और इसके रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे या धूमिल। अच्छा, इसके बाद प्रश्न बनता है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, या ये कहें कि जिस प्रकार से हम संस्कृत को महत्व देते हैं उसी प्रकार से द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषा परिवार होते हैं, बताए थे आप लोगों को मैंने, है ना, भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रभावित भाषा कौन सी है संस्कृत से, तो कौन सी है, तेलुगु। ठीक है, लिख लीजिएगा, तेलुगु लिख लीजिएगा। हाँ, संस्कृत, इस क्वेश्चन को लिख ही लो आप, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो तेलुगु। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इसको आप ज़रूर नोट करें। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो होगा क्या ना, जिस तरीके से आप ये प्रश्नोत्तरी के अलग नोट्स बना रहे हो और रचनाकारों के अलग नोट्स बना रहे हो, तो आप 2 बार इनको रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, सखी वह मुझसे कहकर जाते, ये हमारे एकेडमिक्स में ये पोयम है, तो इसको ज़रूर लिखें आप। इसका रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आपको देखो अभी नोट्स बनाते समय ये भी ध्यान देना, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लिखो सखी वे मुझसे कह के जाते पंक्तियाँ और डैश करके लिख दो मैथिली शरण गुप्त, हो गया। संस्कृति के 4 अध्याय डैश करके लिख दो आप रामधारी सिंह दिनकर, तो पूरा कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना सारा। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, कल भी शायद ये प्रश्न आया था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। तो उस आत्मकथा का नाम आप लोगों के लिए ढूंढना है, ये होमवर्क है। ठीक है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति का नाम राजेंद्र प्रसाद, और वह आत्मकथा किस नाम से है वो आपने ढूंढना है, सर्च करना है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया, तो मिश्र बंधु। मिश्र बंधु इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मिश्र बंधु के बारे में पढ़िएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, बहरहाल ये नोट कर लीजिए आप। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया, तो मिश्र बंधु हैं। फिर लिखिएगा सर्वप्रथम भारत आने वाला विदेशी नागरिक, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो आ रहा है आपका फाहियान। ठीक है, हालांकि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक, और ये वैसे भी इतिहास का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, तो यूनान वासियों ने कहा। ठीक है, इसके बाद ये हिंदी के प्रश्न नहीं है, हाँ, तो इनको नोट नहीं करना आप लोगों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको नोट कर लीजिए, है इतिहास का प्रश्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है पहली बार। अच्छा सुनिए,
इससे पहले भारतवर्ष को आर्यव्रत के रूप नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, क्योंकि आर्य वहाँ रहा करते थे तो उस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया। ठीक है, ये भी इतिहास का प्रश्न है आप लोगों का। हालांकि एक होमवर्क आप लोगों के लिए बनता है हिस्ट्री में ही, हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़िएगा आप। हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहिए कि लगभग 400 से 600 सालों का पूरा इतिहास हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, इतिहास आप पढ़ रहे हैं, कि ऐतिहासिक घटनाक्रम को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें अभिलेख, शिलालेख का भी अपना एक अलग महत्व होता है और इनको प्राथमिक आंकड़ों का आधार माना जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है ये सर्च करना है आपने, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा इसको। फिर है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसने लिखी हैं, कबीर ने लिखी हैं। कोई ऐसा है अगर इसको पता ना हो तो ज़रूर नोट कर ले, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसके आगे की पंक्तियाँ भी बताऊंगी शायद, क्यों बताओ, इसके आगे की पंक्तियाँ कोई जोड़ सकता है इसमें, किसी को याद है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, बताओ आगे जोड़ो इसको, किसी को याद है तो। फिर है साहित्यकार अज्ञेय का नाम, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। ठीक है, फिर लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। ये फिर इतिहास का प्रश्न आपका आ जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर सिकंदर का सेनापति कौन था, फिर से आपका ये इतिहास का प्रश्न आ चुका है ना। सिकंदर किसका शिष्य था, इतिहास का प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट बात है इतिहास का, इसको मैं आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी हिंदी की प्रश्नोत्तरी आपको करा रहा हूँ, वैसे भी हिस्ट्री की भी करवाऊंगा जब आप उसके कुछ नोट्स कर लेंगे कंप्लीट, देन उसके बाद। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी है ही। वैसे सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक तो था सेल्यूकस निकेटर जो कि केवल थल क्षेत्र का सेनापति था, और दूसरा था आपका निर्याकस जो कि नेवल एरिया का था, यानी कि जल क्षेत्र का था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न वैसे भी अधूरा है कि इसका थल क्षेत्र का सेनापति कौन है, तो आपका सेल्यूकस है। चलिए, इतिहास का प्रश्न इसको आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदर परम किशोर, वय क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियाँ ज़रूर आप नोट करिएगा। कृष्ण संबंधी पंक्तियाँ जो हैं वो तो आप नोट कर ही लीजिएगा, सूरदास जी द्वारा ये लिखी गई हैं। ठीक है, फिर है सुदर्शन, इसको रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, आप अगर साइड में करना चाहें तो कर सकते हैं, इतिहास का प्रश्न है ये, स्कंदगुप्त ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किसने कराया था ये ढूंढिएगा आप लोग, कई सारी पुस्तकों में तो लिखा रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं कराया था ये। ठीक है ना, उनके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करवाया था। ठीक, चलिए छोड़िए इसको फिलहाल, ये इतिहास का प्रश्न है आप लोगों का, वैसे नोट कर लीजिए आप, स्कंदगुप्त के नाम